जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स पार्ट 2 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो पार्ट 1 में जो चीज़ें रह गई थी उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, है ना। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या था कि ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन का पिछली बार हम लोगों ने केवल डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, बट आज हम लोग उसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखो, रिक्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसको आप समझते जाइएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमेशा स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स का निर्माण होता है मेटल के अंदर, ठीक है। और ये कब निर्माण होता है? बाय हीटिंग, ठीक है। देखो, आपको ये चीज़ तो पता है कि मेटल के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या जो भी कुछ चेंजमेंट है, वो चेंजमेंट होता है मेटल के मेल्टिंग के दौरान, जब मेटल फर्नेस में पिघला हुआ होता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, तो हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को हीट तो किया जाता है, लेकिन उसमें मेटल को पिघलाया नहीं जाता है ना। मेटल आपका हीटेड रहेगा लेकिन पिघली हुई अवस्था तक नहीं पहुंचता है ना। तो उसमें एक निर्धारित टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर मेटल में के जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज होते हैं ना। जो चेंज किस टाइप के हो सकते हैं कि मेटल के जैसे क्या होता है कि जब आप मेटल कास्टिंग किया जाता है या मेटल को पिघला के जब सॉलिड होता है तो उसके ग्रेन्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है ना, तनाव आ जाता है, खिंचाव, है ना। तो वो जो खिंचाव है, उस खिंचाव को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है, जिसमें मेटल को एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और उस टेम्परेचर तक कुछ समय तक के लिए रोक के रखा जाता है और फिर धीरे धीरे उसे ठंडा किया जाता है ना। तो ये जो टेम्परेचर है, एक्चुअली इन्हीं टेम्परेचर के बीच में एक जगह एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी लाई करता है ना। तो उसको आज हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम से भी समझेंगे। तो इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में तो मेटल को हीट किया जाता है, तो हीट करने की वजह से जो उनके एटम्स के बीच में जब मेटल को आपने कास्ट किया था, पिघले हुए मेटल जो आपने ठंडा किया था, तो जो स्ट्रेस डेवलप हो गया था एटम्स के बीच में या ग्रेन्स के बीच में, वो स्ट्रेस दूर हो जाता है और जो ग्रेन का जो साइज होता है, ठीक है, वो साइज बड़ा यूनिक और अच्छा साइज हो जाता है, मतलब गोल साइज हो जाएगा या क्यूबिक हो जाएगा, जो भी है वो हो जाएगा। तो उसमें जो तनाव जो लग रहा था, जिसकी वजह से खिंचाव पैदा होता है, जैसे कैसे जो रबर होती है, रबर में जब आप खींचते हो तो कैसे उसकी लंबाई बढ़ जाती है और तनाव में आ जाता है ना। लेकिन अगर उसको आप तनाव मुक्त कर दो तो रबर कैसे हो जाती है? एकदम अपने नॉर्मल शेप पे आ जाती है। तो उसी तरह मेटल के अंदर जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स में भी वही स्ट्रक्चर होता है। जब ग्रेन में आप हीट ट्रीटमेंट नहीं किए होते हो तो उसमें रबर की तरह तनाव होता है। रबर जैसे रबर खिंची हुई होती है, जिस खिंची हुई जैसे दिखती है, वैसे ही सेम पोजीशन उन ग्रेन्स की होती है। लेकिन जैसे ही आप हीट ट्रीटमेंट करके आप उसको रिक्रिस्टलाइज करते हो तो उसमें क्या होता है कि वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और वो अपनी एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रेन का जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाता है। इसके लिए इसे न्यू बोला गया, न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स, है ना, इसका निर्माण होता है। और ये जिस ताप पे होता है उसे बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि भाई रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है ना, क्या है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर? तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है आपका क्या, आपका 400 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। अब 400 से 700 डिग्री का जो रिक्रिस्टलाइजेशन है टेम्परेचर, वो कहाँ कैसे पता लगेगा, वो कहाँ लाई करता है? देखिए, ये फिगर सबको दिखाई दे रहा है? इस फिगर को मैं और थोड़ा सा इलाज करता हूँ, देखो साफ आ जाएगा तो अच्छा है ना। ये फिगर आपने कई बार देखा हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर में देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने टेम्परेचर की बात की है वो 400 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये है आपका डिग्री सेंटीग्रेड में और इधर दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो हम लोग चलते हैं इधर इस साइड पे, और ये है आपका आयरन कार्बन डायग्राम, जिसको आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, है ना। तो आयरन कार्बन डायग्राम में आप देखेंगे कि भाई 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, इसमें केवल जो आपका मेटल जो है, मेटल केवल आपका क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। जैसे ही आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 400 से 700 के बीच में, मतलब यहाँ पर इस पोजीशन तक क्या हो जाएगा कि ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। देखिए, ये सबको दिख रहा है ना,
ऐसा तो नहीं कि किसी को ना दिख रहा हो या समझ में ना आ रहा हो? दिख रहा है सर। ओके। ये जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन होती है 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की लाइन, ठीक है? ये लाइन अपनी पोजीशन पे फिक्स है। ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सबसे पहला जो फेज चेंज होता है, फेज होते हैं उसमें, जो फेज चेंज होता है, सबसे पहला फेज चेंज होता है आपका 723 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है? 723 डिग्री नीचे मतलब 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन ही होगा, जिसमें स्ट्रेन फ्री रेंज का निर्माण होता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे आंचल? यस सर। ओके। तो ये जो टेम्परेचर है, जब भी आप आयरन कार्बन डायग्राम, जब भी आप रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए अगर आता है लिखने के लिए, तो आप ये आयरन कार्बन डायग्राम बना के, और इसमें बाकायदा ये जो टेम्परेचर रेंज है, इस टेम्परेचर रेंज को आप बाकायदा एरो बना के या कलर करके आप दिखा सकते हैं कि यही वो रेंज है जिस पर रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है? बड़ा बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। और दूसरा, आपका आयरन कार्बन डायग्राम आप जब बनाएंगे तो टीचर के ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इसका, कि हाँ, बच्चे को काफ़ी कुछ पता है इसके बारे में, ठीक है? तो या अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो न्यू ग्रेन का जो निर्माण है रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान, ये 3 फेज से होकर गुजरता है, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जो ग्रेन्स का जो निर्माण होगा, वो 3 तरीके से होगा। पहला क्या होगा? न्यूक्लिएशन, ठीक है? इसको मैं आगे बताता हूँ क्या होता है न्यूक्लिएशन। पहला होता है न्यूक्लिएशन, ठीक है? फिर दूसरा होता है प्राइमरी ग्रोथ, और तीसरा होता है आपका सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ, ठीक है? प्राइमरी ग्रेन ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ ये भी बोल सकते हैं इसको, इसमें नो डाउट, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? कहीं कहीं पर एग्जाम में या आपके मान लो हो सकता है आपके एग्जाम में केवल ग्रेन ग्रोथ के बारे में आए, ठीक है? न्यूक्लिएशन और ग्रेन ग्रोथ, ठीक है? और लास्ट जो होता है वो होता है रिकवरी। तो रिकवरी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिएशन प्रोसेस के बारे में, है ना? तो न्यूक्लिएशन प्रोसेस एक एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस होता है, देखो, जब बड़ा सिंपल सा आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, आगे भी बीच बीच में बताता रहता हूँ, कि मोल्ड जब मेटल को फर्नेस में डालकर जब पिघलाया जाता है, ठीक है? तो पिघलाने के बाद जैसे आप लोग केमिकल बनाते हैं, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, केमिकल बनाते समय जब आप उसमें जो जो इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, ठीक है? जब वो पूरा एक एक होमोजीनियस लिक्विड बन जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है? कि हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया है। वैसे ही आपका जो पिघली हुई धातु होती है, पिघली हुई धातु के लिए भी वही होता है। अब चूंकि पिघली हुई धातु भी आपका लिक्विड के फॉर्म में होती है, और जब उसमें आप कुछ दूसरे एलिमेंट इंग्रेडिएंट्स जब मिलाते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है? ये बात सबको समझ में आ गई प्रखर? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिएशन के। तो न्यूक्लिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक इनिशियल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर वही जो लिक्विड था, लिक्विड के अंदर क्रिस्टल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्रिस्टल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये यहाँ पर क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जैसे आप सिंपल सा बड़ा सिंपल एग्जांपल है, जैसे जब सीरा बनाया जाता, मान लीजिए आपने रसगुल्ले का सीरा बनाया, और सीरा बनाने के बाद आपने क्या किया कि उस सिरों को इतना पकाते गए कि धीरे 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 पानी उसका उड़ना शुरू हो गया, और जो शक्कर जो थी उसमें, या चीनी जो थी, जो शक्कर थी वो शक्कर दोबारा अपने सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही शक्कर का एक पार्टिकल सफ़ेद कलर का जैसे ही आपको दिखाई देगा, तो वो उस सॉल्यूशन के लिए एक क्रिस्टल कहलाएगा। आप ऐसा ऐसा इसको मान सकते हैं, है ना? तो वैसे ही लिक्विड मेटल के लिए भी यही चीज़ है कि लिक्विड मेटल में जैसे ही पहला सॉलिड पार्टिकल का निर्माण शुरू होता है, वही पहला सॉलिड पार्टिकल आपका कहलाता है न्यूक्लिएशन, है ना? ये फर्स्ट स्टेज है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, आपका सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लिएशन, the initial process that occurs in the formation of crystal from solution, a liquid or a vapor, ठीक है? in which a small number of ion atom or molecule become arranged in the pattern characteristic, ठीक है? तो क्या कहता है ये? न्यूक्लिएशन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा इनिशियल प्रोसेस है जो पिघली हुई धातु, लिक्विड या आपका वेपर, ठीक है, कि सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है,
जिसमें पहला आयन या एटम या मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है जो एक निश्चित मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है आपका न्यूक्लिएशन। आजकल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो नो अगर नहीं क्लियर हुआ नो तो सर। ओके, नहीं क्लियर हुआ, ओके। ये फिगर आप देखिए, ये फिगर से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इस फिगर में ये जो पहला आपका जो ये पहले ये जो दानेदार ऐसी संरचना जो दिखाई दे रही है, ये दानेदार संरचना जैसे ही लिक्विड आपका धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है, ठीक है, लिक्विड मतलब जैसे जैसे ठंडा होना शुरू होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले जो सरफेस में सबसे पहले जो सॉलिड पार्टिकल का निर्माण होता है, ठीक है, ये वही सॉलिड पार्टिकल है जिससे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिएशन। वो सिंपल सा आपका जो सीरा का जो एग्जाम्पल है ना, सब आप लोग सभी लोगों ने सीरा बनाया है घर में, रसगुल्ला बनाने के लिए सीरा बनाया है ना। यस सर। जब सीरे को ठंडा करके या ठंडा करने के लिए जब आप फ्रिज में रख देते हो और जब थोड़ी देर बाद आप जब सीरा निकाल के देखते हो तो उसमें शक्कर दानेदार जमा हो जाती है, सबने देखा है वो। यस सर। तो वो जो शक्कर जमा हुई है वही एक्चुअल में न्यूक्लिएशन प्रोसेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शक्कर के नीचे आपका वो लिक्विड जो सीरा है ना, सीरा वैसे ही भरा रहता है, शक्कर ऊपर जमती है हमेशा। याद है आंचल? देखा है कभी? यस सर, कभी कभी गुलाब जामुन के ऊपर भी जम जाता है हाँ, फ्रिज में रखने पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो जो परत जो जमती है शक्कर की, है ना, वही एक्चुअल में न्यूक्लिएशन प्रोसेस है। उसके नीचे आपका लिक्विड मेटल भरा हुआ है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ओके, रवि आपको क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकेंड न्यूक्लिएशन और थर्ड न्यूक्लिएशन। अब सेकेंड न्यूक्लिएशन समझिए। अब जैसे आपने शक्कर का पहली लेयर आपकी उसमें जमना शुरू हो गई, ठीक है, जो पहली लेयर उसमें जो जमना स्टार्ट हुई उसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिएशन। अब जिसे फर्स्ट न्यूक्लिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड न्यूक्लिएशन, सेकंड न्यूक्लिएशन क्या है कि उस परत का साइज और बढ़ जाए, ठीक है, और उसकी मोटाई भी बढ़ जाए शक्कर की लेयर की। ठीक है, वो होता है आपका सेकंड न्यूक्लिएशन। और जो थर्ड न्यूक्लिएशन होता है वो तब होता है जब उस परत की मोटाई और बढ़ती हुई चली जाए और लिक्विड की जो मात्रा है वो और कम होती चली जाए, है ना। ये एक स्टेज वाइज प्रोसेस है। जितना ज़्यादा आप मेटल को ठंडा करते जाएंगे या सीरे को ठंडा करते जाएंगे, जो शक्कर की जो परत है उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है आंचल? और जो शक्कर के दाने हैं वो भी दाने बड़े होते चले जाएंगे। क्लियर है आंचल कि नहीं? यस सर, क्लियर है। ओके, चलो ठीक है। प्रखर आपको क्लियर हो गया बेटा? चलो ठीक है। अब मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूक्लिएशन के बारे में बता दिया है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेन ग्रोथ की। अब देखिए, वही सिरे का एग्जांपल लेके चलते हैं। सिरे में क्या हुआ कि सिरे में आपका मान के चलो कि जो सेकेंड न्यूक्लिएशन था, ठीक है, सेकेंड न्यूक्लिएशन में क्या हुआ कि भाई लेयर तो आपकी जम गई, ठीक है, और लेयर जो जमी वो जमी कैसे, इधर उधर जमी, ठीक है, मतलब रेंडमली कहीं पर भी जम रही है, कभी भगोने में के किनारे में जम रही है, कभी आपका सिरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा जम रही है, कभी बीच में जम गई। ठीक है, एक वो हो गया। अब क्या हो गया, ग्रेन ग्रोथ। ग्रेन ग्रोथ क्या होता है कि भाई वो लेयर तो जमने लगी, अब क्या हुआ कि जो शक्कर के जो छोटे छोटे जो दाने थे वो दाने आपस में मिलके एक बड़ा बड़ा दाना बनाने लगे। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब सीरा जब आपका ठंडा हो जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है, तो देखते होंगे कि एक पूरा बड़ा टुकड़ा निकल आता है शक्कर का। ठीक है, जब आप उसको फोड़ते हैं तो शक्कर का एक बड़ा टुकड़ा निकल आता है ना। वो जो कहलाता है वो एक्चुअल में कहलाता है ग्रेन ग्रोथ प्रोसेस है, जिसमें क्या हुआ कि वो शक्कर के छोटे छोटे दाने आपस में मिलकर बड़ा दाना बना लेते हैं। ठीक है अजल? यस सर। हाँ, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस आपका कहलाता है ग्रेन ग्रोथ। ठीक है, ग्रेन ग्रोथ का मतलब है कि ग्रेन भाई धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे बच्चे छोटे छोटे बड़े होने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, वैसे यहाँ पर ग्रेन की भी ग्रोथ होने लगती है। ग्रेन आपस में एक दूसरे से चिपक के एक बड़ा क्रिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, कोई
मेटलर्जी या कुछ भी अगर आप उसको सिरे से या इस सब चीज़ों से अगर लिंक करते हैं तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रेन ग्रोथ है ये प्रोसेस कब उत्पन्न होता है? जब रिकवरी या रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ है, बट आपका जो ग्रेन ग्रोथ है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेन ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज ऑफ ग्रेन इन द मेटल एट हाई टेम्परेचर। ये भी आपको क्लियर हो गया कि देखो क्या क्या बोलता है कि ग्रेन ग्रोथ जो हो रहा है उसमें ग्रेन के साइज में हाई टेम्परेचर पर होने वाली बढ़ोतरी है जिसे हम ग्रेन ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रेन ग्रोथ में जो ग्रेन का जो साइज होता है वो न्यूक्लिएशन में बनने वाले जो ग्रेन है उनके साइज से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि ग्रोथ हो रही है ना भाई, ग्रेन आपस में चिपक चिपक के बड़े होते जा रहे हैं साइज में, ठीक है। ठीक है रवि? यस सर। अब ग्रेन ग्रोथ को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक होता है आपका कंटिन्यूअस और दूसरा होता है आपका डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। या इसे प्राइमरी ग्रेन ग्रोथ भी बोलते हैं और सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस ग्रेन ग्रोथ होता है तो इसमें देख रहे होंगे कि सभी जितने भी आपके ग्रेन हैं बहुत ही एक निश्चित साइज के हैं, है ना। देखो सभी एक निश्चित साइज के हैं, देखो, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ होता है या डिसकंटिन्यूअस ग्रेन ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है कि बीच में कुछ कभी कभी बड़े ग्रेन भी आ जाते हैं या कभी कभी नॉर्मल ग्रेन जो आपके बने थे जैसे ये ग्रेन बने थे इनसे छोटे ग्रेन भी कभी कभी बन जाते हैं ना। तो इस तरह का जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? प्रखर? ओके। अब देखो ग्रेन ग्रोथ और रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, रिकवरी के बारे में बताया। अब जो रिकवरी के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें डिफरेंस आता है रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये आएगा जरूर। जो रिकवरी होती है और रिक्रिस्टलाइजेशन है ये तो आपको ही पढ़ना है। अच्छा चलो कोई पढ़ो, चल आप पढ़ो बेटा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो रिकवरी का। It is the process of removing हाँ internal state in a metal by heating it to a relatively low temperature. ओके। तो क्या इससे क्या आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है? चलो क्या पता लगता है इसमें रिकवरी क्या बोलता है? रिकवरी में कि जो इंटरनल जो स्ट्रेस है उसको हम लोग हीट करके हाँ उसको मतलब कि इसको रिकवर कर सकते हैं रिकवर कर सकते हैं, अब उसकी इनिशियल स्टेज में ला सकते हैं ना, या स्ट्रेस फ्री ग्रेन का निर्माण कर सकते या सर उसको हम प्रारंभिक स्टेज में ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो होता क्या है, आपको पुरानी सारी कहानी पता है, जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन है या ग्रेन ग्रोथ है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर पर जब ग्रेन का निर्माण होता है तो उनके बीच में ऑब्वियसली स्ट्रेस काम करेगा ही करेगा, स्ट्रेस लगने वाला है, खिंचाव पैदा होगा। लेकिन रिकवरी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो आप जब हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से उसमें इंटरनल स्ट्रेस जो है क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन क्या बोलता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रेन फ्री न्यू ग्रेन बाय हीटिंग इट टू अ टेम्परेचर नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन में? रिकवरी में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो 400 से 700 है उसके नीचे ताप पर भी रिकवरी आपकी काम करेगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग लोकल एसआर, ठीक है। लेकिन जो रिक्रिस्टलाइजेशन जो होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है आपका हमेशा 400 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस वही सेम टू सेम है, इसमें भी नए स्ट्रेन फ्री ग्रेन का निर्माण हो रहा है लेकिन वो होता है आपका कब? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर। और रिकवरी में क्या होता है कि इसमें इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप हुए हैं उनको दूर किया जाता है, जो ग्रेन के बीच में, मतलब ग्रेन का जो शेप और साइज है वो तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट जो इंटरनल स्ट्रेस है एटम्स के बीच में फोर्स की वजह, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो होगा केवल लो टेम्परेचर में, मतलब आप मान के चलो कि 400 से बिलो टेम्परेचर पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल एसआर, ठीक है, या एलएसआर। एलएसआर या एलएसआर भी बोलते हैं, कभी कभी इसको प्री हीटिंग भी बोलते हैं। प्री हीटिंग में क्या होता है या स्ट्रेस रिलीविंग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें मेटल को
300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट किया जाता है, ठीक है। इस ताप पर 2 से 3 घंटे तक रखा जाता है और फिर धीरे धीरे से ठंडा किया जाता है ना। तो वहां पर भी आपका जो इंटरनल स्ट्रेस है मेटल का वो दूर हो जाता है, ठीक है। और जो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो हीटिंग करेंगे वो 400 से अबव करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जैसे हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, वो भी चेंज हो जाएंगी। रिकवरी में हार्डनेस और स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। बहुत नॉमिनल फर्क पड़ता है, बहुत, या कभी कभी तो पड़ता भी नहीं है। बट रिक्रिस्टलाइजेशन में नए ग्रेन के निर्माण की वजह से हार्डनेस, आपकी स्ट्रेंथ और दूसरी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। प्रकार क्लियर है ना ये? यस सर। ओके। अब सेकंड पॉइंट में देखिए, सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल स्ट्रेस दूर होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन में ग्रेन का साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहां जो ग्रेन आपके अंडाकार थे वो ग्रेन आपके गोलाकार हो जाएंगे। रिकवरी में क्या होगा कि जो ग्रेन आपके अंडाकार है वो अंडाकार ही रहेंगे, है ना। अब आते हैं रिकवरी में नेक्स्ट पॉइंट में, इट रिड्यूसेज इंटरनल स्ट्रेस, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनल स्ट्रेस दूर करेगा, ठीक है। और रिक्रिस्टलाइजेशन क्या करेगा, वो इंटरनल स्ट्रेस तो दूर करेगा ही करेगा, प्लस आपके नए ग्रेन का भी निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है इसको सपोर्ट करता है ना। फिर फोर्थ पॉइंट आते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, रिकवरी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे हार्डनेस और स्ट्रेंथ में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना। ठीक है। जो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आपका हार्डनेस और स्ट्रेंथ और दूसरी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। क्यों? नए ग्रेन के निर्माण की वजह से, ठीक है। किसी को कोई डाउट है अभी यहाँ पर तक? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, हाँ चल आपको। नो सर। ओके, देखो डाउट अगर नहीं आ रहा तो दो चीजें हैं, या तो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है या कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो किस साइड है आप, सब कुछ क्लियर होने की साइड में कि कुछ भी क्लियर ना होने की साइड में? क्लियर तो हो रहा है सर, बाकी कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार पढ़ेंगे तो और अपने आप क्लियर हो जाएगा सर। ओके ओके, ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कोई बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन अगर ये समझ सर में, हाँ। ये वाला तो सर पढ़ा चुके हैं। कौन सा, हार्ड वर्किंग? ये सर नहीं सर, कोल्ड वर्किंग पढ़ाए थे। हाँ, कोल्ड वर्किंग पढ़ाया था मैंने, हार्ड वर्किंग पढ़ाना बाकी था, मुझे भी याद है। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो अगर इसमें कुछ भी अगर आपका मिस होता है तो आपको आगे काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी इसको समझने में, क्योंकि आगे धीरे धीरे और उसको थोड़ा सा वो विस्तार होता चला जाएगा चीज़ों का, है ना। तो इसके लिए समझते चलिए। अब हम लोग बात करते हैं हॉट वर्किंग के बारे में। कोल्ड वर्किंग के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कोल्ड वर्किंग हमेशा जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है ना। या आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हो सकता है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम। हॉट वर्किंग जो होता है, हॉट वर्किंग हमेशा कहाँ होता है, हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ताप पर होता है, ठीक है। तो द टर्म हॉट वर्किंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग प्लास्टिकली अब मेटल पीस टू अ टेम्परेचर एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो हॉट वर्किंग जो प्रोसेस है ये हमेशा ध्यान रखना, ये बड़ा सिंपल सा एक ही लाइन याद रखना है। कोल्ड वर्किंग होगा हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन ताप के नीचे, और हॉट वर्किंग होगा हमेशा कहाँ, रिक्रिस्टलाइजेशन ताप के ऊपर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर याद रखना सबको, ठीक है। यही आपको सपोर्ट करेगा, यही डेफिनेशन आपको, यही पूरी डेफिनेशन बना देगा, ठीक है। तो हॉट वर्किंग कहाँ कहाँ पर होता है, पहला आपका हॉट रोलिंग एग्जाम्पल भी याद रखना और लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है। और हार्ड वर्किंग का एग्जाम्पल अक्सर कंपटीशन में भी आता है, और कोल्ड वर्किंग का भी आता है कि कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग का एग्जाम्पल, और नीचे आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा है ना। हॉट फोर्जिंग, हॉट स्पिनिंग, हॉट एक्सट्रूडिंग, ठीक है। इस तरह के जो प्रोसेस है ये कहलाते हैं आपके हॉट वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। हॉट वर्किंग मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन ताप के ऊपर, कोल्ड वर्किंग मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन ताप के नीचे, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। ये भी एग्जाम में आने वाली चीज़ है।
तो एडवांटेज क्या है हॉट वर्किंग का, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अब चूंकि हॉट वर्किंग है, आप गर्म करके रिक्रिस्टलाइजेशन ताप के ऊपर गर्म करके आप फिर प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्ट्रेस चूंकि दूर होगा, तो क्या होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जैसे टफनेस है, आपका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी, ये क्या होंगी, इंप्रूव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, है ना, क्योंकि स्ट्रेस दूर हो जाएगा। उसके बाद इट रिड्यूसेस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मेटल। ठीक है, क्यों भाई, जब आपका ठंडा मेटल होगा, उसको जब आपको तोड़ना मोड़ना है या बेंडिंग करना है, तो उसको आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हॉट वर्किंग में क्या है कि मेटल आपका ऑलरेडी हीटेड है, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन ऑलरेडी हो रहा है, तो उसको आप आसानी से कम लोड लगाकर भी डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का मतलब ये है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इट एलिमिनेट द ब्लो होल एंड पोरोसिटी। तो ये एक्चुअली जो प्रोसेस है हॉट वर्किंग प्रोसेस की, ये सबसे खास बात है। क्या होता है कि जब मेटल को हाई टेम्परेचर या रिक्रिस्टलाइजेशन ताप के ऊपर जब हीट किया जाता है, जिसमें ग्रेन के साइज और शेप में चेंज होता है, उसकी वजह से जब किसी तरह का ब्लो होल या पोरोसिटी या कोई अन्य डिफेक्ट या किसी तरह के कोई गैस जो मेटल के सॉलिड, अब मेटल के लिक्विड फॉर्म से सॉलिड होने के दौरान उसके अंदर जो इनग्रेस हो जाती है या फंस जाती है, वो इस प्रोसेस में निकल जाती है। ये जो मैंने आपको बोला समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया पूछे मुझसे दोबारा। हाँ चल, जो मैंने आपको ये बोला ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चल, ओके, तो सर आपको समझ में आया? ये सर आवाज नहीं आ रही थी। ओके, ये सर आवाज कट गई। अच्छा चलो ठीक है, फिर से बोलता बताता हूँ मैं ये बता दूँ कि जब मेटल आपका पिघली हुई अवस्था में होता है फर्नेस में, है ना, तो उसमें क्या होता है कि पिघली हुई अवस्था से सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कभी कभी क्या होता है कि मेटल के अंदर कुछ गैसेज फंस जाती हैं पिघली हुई धातु के अंदर, और जब सॉलिड होता है तो सॉलिड होने के साथ, अब चूंकि सबसे पहले ऊपर की परत सॉलिड होती है, तो अंदर की फंसी हुई गैस वो ऊपर निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाती है ना। लेकिन हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप मेटल को दोबारा रिक्रिस्टलाइजेशन ताप के ऊपर जब आप हीट करते हो, तो वो जो फंसी हुई गैस थी, वो फंसी हुई गैस वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये वही बताता है कि इट एलिमिनेट द ब्लो होल एंड पोरोसिटी। ठीक है, तो इस हीटिंग प्रोसेस के दौरान इस तरह की ब्लो होल है या पोरोसिटी, ब्लो होल का मतलब छोटे छोटे छिद्र, ठीक है, जो मेटल के अंदर बन जाते हैं, धातु के अंदर बन जाते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देंगे बट अंदर बने होंगे। ठीक है, या पोरोसिटी, ये छोटे छोटे छिद्र, जिसे हनी कॉम्ब होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता में देखा है कैसे कि छोटे छोटे होल होते हैं, उस तरह की डिफेक्ट अंदर बन जाते हैं। तो इस हीटिंग प्रोसेस के दौरान इस तरह के डिफेक्ट वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज रैपिड एंड इकोनॉमिकल फॉर्मिंग ऑलमोस्ट ऑल कॉमर्शियल मेटल। क्यों, क्योंकि भाई आप जो लोड लगाने वाले हैं, जिससे लोड लगा के जिससे आप मेटल को डिफॉर्म करने वाले हैं, उस लोड की मात्रा कम होगी। क्यों, क्योंकि भाई आपका मेटल जब ऑलरेडी हीटेड है, उसमें ऑलरेडी एक्सपेंशन हो रहा है, तो कम लोड लगाकर भी आप उसको कैसे भी डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके एडवांटेज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज में क्या है, अब चूंकि मेटल को आपने हीट किया हुआ है रिक्रिस्टलाइजेशन ताप के ऊपर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेटल का जितना पोर्शन एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है, उतने पोर्शन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्यों, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वो ऑक्सीजन उस सरफेस को ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन कब होता है, हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन कंटेंट की उपस्थिति में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है रवि? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट में आते हैं। द हॉट वर्क मेटल है पुअर सरफेस फिनिश ड्यू टू रैपिड ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। हॉट वर्क, अब चूंकि सरफेस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सरफेस आपकी फिनिश नहीं मिलेगी, खुरदुरी सरफेस मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत सारा स्केल जमा हो जाएगा सरफेस पे, उसे आपको खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा। सेम लाइक जैसे आप लोगों ने अगर फोर्जिंग वाली जो शॉप, ब्लैक स्मिथी शॉप अगर आपने किसी ने अगर अटेंड की है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेटल को जब आप पीटते हो हैमर से, तो उसमें मेटल के चिप्स उड़ते हैं बाहर, उड़ उड़ के बाहर गिरते हैं। तो ये जो चिप्स होते हैं, ये चिप्स एक्चुअल में ऑक्सीडाइज सरफेस होता है जो चिटकता है। देखा किसी ने वो ब्लैक स्मिथी शॉप किसी ने की है?
यस सर, मैंने किया है। हाँ, उसमें आपने देखा है कि जब गर्म धातु को जब हैमर से पीटा जाता है तो उसमें चिप्स निकलते हैं। ये सर चिनगारी टाइप में। नहीं, चिंगारी नहीं, छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, पतले पतले। सर हो सकता है, लेकिन मैंने तो रिंग बनाया था ना, छड़ से यस। रिंग हाँ, बनाया। वो निकलते जब बहुत ज्यादा मेटल हीट हो जाता है उसके ऊपर से कुछ हाँ फ्लक्स टाइप का निकल। यस हाँ। सर, तो वो तो टीवी में देखे हैं। ओके ओके। तो वो जो निकलता है वही एक्चुअल में होता है आपका ऑक्साइड लेयर, जिसे स्केल बोलते हैं, ठीक है। वो जब निकल जाता है तो सरफेस आपकी खुरदुरी हो जाती है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर तीसरा क्या है, डायमेंशनल टॉलरेंस। डायमेंशनल टॉलरेंस क्यों इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई जब मेटल को हीट किया जाता है तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, जिससे उसका साइज बढ़ जाता है। इसके लिए इसमें जो डायमेंशनल टॉलरेंस है वो आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि जो आपका थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सपेंशन के बाद, ठंडा होते समय जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो अनइवन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेटल की जो डायमेंशन है वो अलग अलग आने लगेगी। आपको जो एग्जैक्ट डायमेंशन चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, उसमें थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर नॉट यूनिफॉर्म ओवर द होल क्रॉस सेक्शन। ऑब्वियसली जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्केल बाहर निकल रहा है, डायमेंशनल टॉलरेंस आपको ज़्यादा लेना है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है और जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका समान नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यहाँ पर। वो सर। ओके। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बताता है कोल्ड वर्क और हॉट वर्क के बीच में डिफरेंस। तो प्रखर एक बार पढ़ो जरा पॉइंट, क्या है पॉइंट, पहला पॉइंट पढ़ो जरा कोल्ड वर्क का। It take place at a temperature हाँ। below the recrystallization temperature। ओके ओके, क्या बोलता है, क्या मतलब और इसका? हॉट मतलब जो रिक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर होता है हाँ उसके नीचे वर्क करता है कोल्ड वर्क। हाँ बिल्कुल। अब हॉट वर्क में पढ़ो। और और उसके अबव वर्क करता है हॉट वर्क में। हॉट वर्क में, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। इसमें कुछ बताना है? ओके। रवि आप पढ़िए, सेकंड पॉइंट पढ़िए। In this process, no appreciable deformation. ओके। और इसका हॉट हॉट। In this process, the deformation and the recovery take place simultaneously. हाँ, तो क्या मतलब हो गया कि भाई आपका कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में आप जब लोड अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो बहुत ही लिमिटेड होता है। इसके लिए आपको अगर कोई डिफॉर्मेशन करना है और स्थायी रूप से डिफॉर्मेशन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हॉट वर्क में क्या है कि हॉट वर्क में आप कम लोड लगा कर भी आसानी से फुल डिफॉर्मेशन कर सकते हैं, प्लस उसमें रिकवरी भी होगी, मतलब स्ट्रेस रिमूवल भी साथ साथ होता जाएगा। तो ये उसका हॉट वर्क का एडवांटेज है ना, या कोल्ड वर्क और हार्ड वर्क के बीच में डिफरेंस है। ओके। अब पढ़िए, आंचल आप पढ़िए, थर्ड पॉइंट पढ़िए जरा। It provide internal state in a metal. ओके It doesn't not, it doesn't produce internal stress in metal. ओके, क्या मतलब है इसका? सर कोल्ड वर्किंग में इसके मेटल में इंटरनल स्ट्रेस होता है और हॉट वर्किंग में नहीं होता है। हाँ, कोल्ड वर्क में इंटरनल स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है? सर सर इस पे मतलब कि ज्यादा ही प्रेशर लगाया जाता है। ओके, और हॉट वर्किंग में क्यों डेवलप नहीं होता है? सर ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होता है तो इसमें स्ट्रेस नहीं होती है, मतलब एक टाइप से लिक्विड में इतना स्ट्रेस नहीं होता है जितने कि सॉलिड। ओके, देखो क्या होता है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में आपका जो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है वो इसके लिए डेवलप होता है क्योंकि इसमें रिकवरी नहीं होती है। समझ रहे हो, रिकवरी क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, सेकंड पॉइंट, रिकवरी होता है इंटरनल स्ट्रेस का रिमूवल, ठीक है। अब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में आपने हीटिंग तो किया नहीं है, ठीक है। जब हीटिंग नहीं किया है तो आपके मेटल पहले तो डिफॉर्मेशन का विरोध करेंगे,
लेकिन आपने प्रेशर लगा के उसको डिफॉर्म कर दिया तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स या ग्रेन्स है उनके बीच में इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हॉट वर्किंग में क्या होता है कि हॉट वर्किंग में इंटरनल स्ट्रेस इसके लिए डेवलप नहीं होंगे क्योंकि इसमें साथ साथ रिकवरी प्रोसेस भी चल रही है ना। रिकवरी प्रोसेस का मतलब क्या है, हीटिंग करके इंटरनल स्ट्रेस को रिमूवल करने का प्रोसेस, ठीक है। तो वो भी साथ साथ होता रहता है, साथ साथ चलता रहता है, इसके लिए उसमें इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे ही स्ट्रेस डेवलप होने का टाइम आता है वैसे ही फटाफट रिकवरी होती है, और रिकवरी होगी, चूंकि रिकवरी तो आपकी होती है हाई टेम्परेचर पे और टेम्परेचर आपका ऑलरेडी है, तो जैसे ही स्ट्रेस डेवलप हुआ वैसे ही फटाफट स्ट्रेस वो रिमूव भी हो जाता है ना। तो इसकी वजह से हॉट वर्किंग में इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हम लोग आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट इम्प्रूव हार्डनेस, टेंसाइल एंड फटीग स्ट्रेंथ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, हार्डनेस बढ़ती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है और फटीग स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। मतलब आपको खुरचना मुश्किल होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ी जाएगी, खींचोगे तो टूटेगा नहीं, और फटीग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी कि जल्दी जब तोड़ोगे तो जल्दी टूटेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, हॉट वर्क में क्या होता है, हॉट वर्क में हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और फटीग स्ट्रेंथ में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पहले था वही गुण उसमें बाद में भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। देखो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है जब मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे क्लोज आ जाते हैं, इतने क्लोज आ जाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, कमरे का एग्जांपल दिया था कि एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं तो क्या होगा, आराम से रह सकते हैं। लेकिन अगर उसी सेम कमरे में अगर 50 से 70 आदमी भर दिया जाए तो क्या होगा, सभी लोगों के बीच में स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा, तनाव में आ जाएंगे सभी लोग, मतलब हटाने लगेंगे एक दूसरे को, भागो इधर से भागो, ये सिचुएशन आ जाती है। तो वही चीज़ होता है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि जगह ही नहीं बचती, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और कोल्ड वर्किंग क्या करता है कि उनको हीट करके उनको इतनी जगह बना देता है, उनको इस लायक बना देता है कि वो उसी छोटी सी जगह में अपने आप को सेटल कर लेते हैं, ठीक है, और फिक्स हो जाते हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉट वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक यहीं पर अपना इन रहा है।